नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेशमा और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सिलवासा में तारपा महोत्सव 2015 का किया गया भव्य शुभारंभ। सिलवासा के टोकरखाना में एक साथ 3 फ्लैटों में हुई चोरी। और कांग्रेस सचिव अश्विन शेखरी के साथ यूटी न्यूज की विशेष रिपोर्ट। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दादरा नगर हवेली में 3 दिवसीय तारपा महोत्सव का भव्य शुभारंभ प्रशासक आशीष कुंद्रा के हाथों किया गया। दादरा नगर हवेली में 3 दिवसीय तारपा महोत्सव का आज विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर स्टेडियम ग्राउंड सिलवासा पर आयोजित समारोह में प्रशासक आशीष कुंद्रा, विकास आयुक्त संदीप कुमार, आईजी मनीष अग्रवाल, कलेक्टर गौरव सिंह राजावत, सांसद नटू पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष रमन काकवा, नगरपालिका अध्यक्षा चंदनबेन डेलकर सहित सभी विभागों के प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि व भारी तादाद में प्रदेशवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ द्वीप प्रज्वलन, स्वागत सत्कार एवं दानह की पहचान तारपा को मुख्य अतिथियों द्वारा बजाकर किया गया। शादी के अवसरों पर, होली दिवाली के अवसरों पर यहाँ के आदिवासियों के युवतियां। तत्पश्चात प्रशासक आशीष कुंद्रा ने अपना उद्बोधन व्यक्त करते हुए कहा कि दादरा नगर हवेली में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए तारपा महोत्सव का काफी योगदान रहा है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के विकास, शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। सिलवासा के शहरी इलाके में एक पानी का नया प्लांट चालू कर दिया गया है, लोगों को कनेक्शन दिए जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि गर्मी तक लोगों को काफी इसमें राहत मिलेगी। गांव का कोई इलाका है जहां पानी की किल्लत आती है अभी भी, उसके लिए एक 3 भाग में स्कीम तैयार की गई है और पहला चरण इसका जो कार्य है गांव में पानी पहुंचाने का, पाइप वाटर सप्लाई का, वो जल्द चालू हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम ध्यान दें तो इस बरस APJ अब्दुल कलाम कॉलेज की शुरुआत की गई और हमें इस बात का गर्व है कि जो कॉलेज के बच्चे आगे स्कूल के आंगन से पढ़ते थे, अब उनकी अपनी बिल्डिंग है और इसमें आगे प्रगति होगी, हमें पूरा विश्वास। बता दें कि वैसे तो तारपा महोत्सव का औपचारिक शुभारंभ कल शुक्रवार को ही हो गया था, जिसमें वारली पेंटिंग एवं के लाइव का लोगों ने भरपूर आनंद उठाया, परंतु सही मायने में महोत्सव का आधिकारिक रूप से उद्घाटन आज किया गया है। कार्यक्रम के उपरांत विभिन्न स्कूलों, संस्थानों एवं ग्रामीणों द्वारा झांकियां निकाली गई। करीब 40 झांकियों का शुभारंभ प्रशासक ने हरी झंडी दिखाकर किया, जिसमें लोक संगीत, संघ प्रदेश की संस्कृति और परंपरा एवं विकास का अद्भुत नजारा देख सभी हतप्रद नजर आए। सभी झांकियां शहर के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए पुनः आयोजन स्थल पर संपन्न की गई। इस अवसर पर हमारे चैनल से बात करते हुए दानह पर्यटन सचिव विनोद कावले ने बताया कि 3 दिवसीय तारपा महोत्सव में 4 चांद लगाने के लिए पर्यटन विभाग की तरफ से सभी प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। माननीय प्रशासक महोदय ने आज इसका उद्घाटन किया है। पूरा दादरा नगर हवेली सराबोर हो चुका है इस फेस्टिवल में। क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से प्रदेश के लोगों को संदेश देना चाहिए? तारपा ट्राइबल फेस्टिवल 2015 ये हर साल की तरह इस साल भी का बड़े उल्लास और बड़े स्नेह के साथ मनाया गया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो उल्लास का माहौल है, ये इस साल के जो अंत में
जो उल्लास का माहौल होता है और एकता का माहौल है, इसे कायम रखे और हमेशा हर साल सालों साल ऐसे ही रहे। सर, खासकर पर्यटन विभाग के नेतृत्व में आयोजित किया गया है, तो दादरा नगर हवेली में पर्यटन नया साल आने वाला है 2-4 दिन के अंदर, तो किस तरह से नए साल में पर्यटन को देखते हैं यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए? दादरा नगर हवेली काफ़ी नेचुरल खूबसूरत जगह है। इसके अलावा यहाँ पे सीनिक ब्यूटी भी लोकेशंस है, वाइल्ड लाइफ है, ट्राइबल कम्युनिटी की उपस्थिति है यहाँ पे हम प्रशासन की ओर से इस बार एडवेंचर स्पोर्ट्स खानवेल और दुधनी के एरिया में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे। एडवेंचर स्पोर्ट्स, टेंटेड अकोमोडेशन, वाटर स्पोर्ट्स के द्वारा टूरिज्म को, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये पहल उठाए जाएंगे इस साल। खासकर प्रदेशवासियों से क्या अपील है, क्या कि साफ सफाई बरतें और पर्यटन को भी बढ़ावा देने में अपना सहयोग दें? पर्यटक जो होते हैं उस एरिया के लिए, उस एरिया के लोगों के लिए महत्व होता है, उस एरिया के लिए महत्व होता है। तो मैं सभी जनता को कहना चाहूँगा कि पर्यटन को आकर्षित करने के लिए हम जगह स्वच्छ रखें। स्वच्छता अभियान जैसे माननीय हमारे पंतप्रधान जी है, उनके जो स्वच्छता अभियान है उसे कायम रखें और सभी पर्यटकों को हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे दादरा नगर हवेली में पर्यटक की संख्या और बढ़े। प्रदेश दादरा नगर हवेली की संस्कृति और परंपरा पर आधारित तारपा महोत्सव का आगाज पूरे दादरा नगर हवेली में हो चुका है। कोने कोने से लोग इसका लुत्फ उठा रहे हैं और जिस तरह से मुख्य आयोजन स्थल स्टेडियम ग्राउंड पर यहाँ पर आज प्रशासक महोदय के नेतृत्व में इसका विधिवत शुभारंभ किया गया, उसमें लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। 40 झांकियां निकाली गई थी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर चल रहा है। देश के जाने माने प्रख्यात कलाकार अपनी प्रतिभा की प्रस्तुति कर रहे हैं और लोग आगाध हो रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि आने वाला साल दादरा नगर हवेली में पर्यटन विभाग को और बढ़ावा देगा और यह यहाँ की संस्कृति और परंपरा आने वाले दिनों में बनी रहेगी। कैमरामैन चंदन सिंह के साथ अशोक पांडे, यूटी न्यूज, सिलवासा टोकरखाड़ा की एक अपार्टमेंट में एक साथ 4 फ्लैटों में चोरी किए जाने की घटना प्रकाश में आई है। एक तरफ जहां तारपा महोत्सव पूरे अपने सबाब पर है, वहीं पर चोरी की घटनाएं भी सिलवासा में देखी गई है। देर रात तक चलने वाले आकर्षक कार्यक्रम का लुत्फ उठाने के लिए लोग अपने परिवार के साथ महोत्सव में शरीक हो रहे हैं। वहीं मौके का नाजायज फायदा उठाते हुए चोर अपना हाथ साफ करने में लग गए हैं। बीती रात सिलवासा के टोकरखाड़ा स्थित मारुति अपार्टमेंट में चोरों ने एक साथ 4 बंद फ्लैटों का ताला तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। बता दें कि इन फ्लैटों के मालिक क्रिसमस अवकाश पर बाहर गए हुए थे। सुबह जब सोसाइटी वासियों ने बंद फ्लैटों का ताला टूटा देखा तो उन्होंने कौतूहल मचा दी। सूचना पर सिलवासा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और चोरों का पता लगाने में जुट गई। इस संदर्भ में कॉलोनी वासियों ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए विस्तृत जानकारी दी है। सिलवासा में इन दिनों एक बार फिर चोरों का खौफ देखने को नजर आ रहा है। एक तरफ जहां पूरा सिलवासा तारपा महोत्सव में मशगूल है, वहीं पर चोर भी अपने हाथ की सफाई करना शुरू कर दिए हैं। आज बीती रात सिलवासा के मारुति अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 1 और फ्लैट नंबर 2 के करीब 3-4 घरों में ताला तोड़कर चोरी की गई है और संजोग से वहाँ के मालिक बाहर गए हुए हैं। इस समय खुद ही यहाँ के निवासी हैं। अजय भाई, क्या किस तरह की चोरी है और आप लोग कहाँ थे? हम लोग तो सब अपने घरों में सोए हुए थे और सुबह जब अचानक उठे हैं तो एक फ्लैट का हमें दरवाज़ा खुला हुआ दिखा, तो चेक किया तो मालूम पड़ा वो काट करके चोरी की हुई है। कितने फ्लैटों में चोरी? 4 फ्लैटों में चोरी हुई है। एक बी विंग में 2 फ्लैट में और ए विंग में 2 फ्लैट में, और चारों के जो रहने वाले हैं वो बाहर गए हुए हैं। हाँ, तो क्या सिक्योरिटी वगैरह नहीं है? नहीं, सिक्योरिटी, और चूँकि हमें एनओसी मिली नहीं हुई है अभी, तो कॉमन सोसाइटी है नहीं, लोग अपना ऐसे इंडिविजुअल चला के और काम चला रहे हैं। और कॉमन के लिए हम लोगों ने 1-2 बार ट्राई की तो बोला गया कि भाई आप एनओसी ले आओ। एक बार एक ही साथ 4 घरों में चोरी हो जाना, किसी को कानों कान खबर नहीं लगना, कि आप मानते हैं कि चोर कहीं बाहरी नहीं यहीं के होंगे? हाँ, हो सकता है कि कोई जो यहाँ से सूत्रधार होगा और चोर का उसने वो किया होगा, संपर्क किया होगा चोर से, उसने चोरी करवाया भी हो सकता है। यहाँ का प्रशासन जो है ठंडी मौसम या गर्मी में भी रात में जो है 2-3 बार पेट्रोलिंग करवा दे तो बहुत अच्छा रहता है। तो क्या रात में पुलिस कभी आती है पेट्रोलिंग करते इधर? बोला नहीं, अभी तक तो शायद हम लोग नहीं देखा है, लेकिन
देर रात अगर आती होगी तो उतना पता नहीं होता है, लेकिन पुलिस को खबर कर दिया है। हाँ, पुलिस आई थी, अपना इन्वेस्टिगेशन करके गई है। तो क्या आप सिक्योरिटी की व्यवस्था करने के लिए कुछ आप लोग सोच रहे हैं? नहीं, अभी रखे भी अब थे। हम लोग सिक्योरिटी रखे हुए थे, लेकिन जितना हम लोग उसको दे रहे थे उसमें उसने नहीं किया, तो फिर हम लोग जो है प्रयास में है कि सिक्योरिटी रखेंगे ही रखेंगे। आज की चोरी देखने के बाद यह तो पता निश्चित तौर पर साफ नजर आ रहा है कि चोर कहीं बाहरी नहीं बल्कि यहीं के थे। वो पूरी तरह से यहाँ की हालात को जानते थे, कौन लोग, किस फ्लैट के लोग बाहर गए हुए, कौन फ्लैट का ताला बंद है, और वो पूरे इत्मीनान के साथ यहाँ पर सभी फ्लैटों का कड़ी तोड़े हैं, काटे हैं, अंदर से पूरा अस्थिर से चोरी किए हैं और सामान दो बड़ी बड़ी टीवियाँ सामान लेकर बांध कर गए हैं। किसी को कानों कान खबर नहीं लगा है। यह काफ़ी आश्चर्य और हतप्रत करने वाला विषय माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस को रिपोर्ट कर दी गई है, पुलिस आई थी, जांच कार्रवाई कर रही है, लेकिन यहाँ सोसाइटी के लोगों का भी मानना है कि हम लोग अब यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी रखेंगे, सीसी कैमरा भी लगवाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि पुलिस चोरी का पर्दाफाश करेगी। जब तक पर्दाफाश नहीं हो जाता है तब तक लोगों के अंदर एक दहशत और डर बना हुआ है। कैमरामैन चंदन सिंह के साथ अशोक पांडे, यूटी न्यूज, मारुति अपार्टमेंट, सिलवासा। उदवाड़ा गांव के विकास कार्य हेतु मंत्री सौरभ पटेल के द्वारा 20 करोड़ का फंड दिया जाएगा। उदवाड़ा गांव में पारसी समुदाय के पवित्र धर्म स्थल पाक ईरान शाह आतिश बहरामनी के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ सरकार के प्रवासना मंत्री सौरभ पटेल की उपस्थिति में किया गया। द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई एवं उपस्थित मुख्य अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया एवं कार्यक्रम को और रोमांचित बनाने हेतु नृत्य, संगीत जैसे अन्य प्रस्तुति दी गई, जिसमें भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी गई। ईरान शाह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रवासना मंत्री सौरभ पटेल द्वारा रुपए 20 करोड़ का फंड उदवाड़ा गांव के विकास कार्य हेतु प्रदान किए जाने की बात भी कही गई, जिससे उदवाड़ा गांव के प्राथमिक सुविधाओं पर कार्य किया जाएगा एवं अन्य विकास कार्य भी किए जाएंगे। આજે ઉદ્ઘાટન કર્યું છે। હવે આ ઇવેન્ટ દર 2 વર્ષે આપણે ઉજવીશું। આ એક ઇતિહાસની અંદર એક નવો દિવસ અને નવું ઉદવાડા ગામને વચ્ચે એક નવું પ્રકરણ શરૂ થઈ રહ્યું છે। અમે જે આટલા વર્ષથી સોચતા હતા અને જે આટલા વર્ષથી અમારી માંગ હતી કે ઉદવાડાના બધા જૂના ઘરો વ્યવસ્થિત રહે, કોઈ પણ હાઈ રાઇઝ બિલ્ડિંગો નહીં આવે, એ આજે સૌરભભાઈ અમને પ્રોમિસ આપ્યું કે હવે તૂટવા નહીં દઈશું। એ અમારા વચ્ચે ખરેખર સૌથી મોટામાં મોટું આજે બોનસ છે। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदीना प्रोत्साहनथी आज पहली वखत उदवाड़ानी अंदर ईरान शाह उदवाड़ा फेस्टिवल अहींया योजवामां आव्युं। आज गुजरातनी अंदर 1300 वर्ष पहला पारसीज आव्या हता અને આ પારસી કોમ્યુનિટી द्वारा દેશમાં દરેક ક્ષેત્રની અંદર ખૂબ સારી કામગીરી કરી છે અને દેશમાં આ નાની કોમ્યુનિટી હોવા છતાં ખૂબ મોટું યોગદાન આપ્યું છે। આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ આ ઉત્સાહ દર 2 વર્ષે થાય એ માટે માનનીય દસ્તુરજીને સૂચન કર્યું હતું। वलसाड़ की मुलाकात लेने पहुंचे गुजरात राज्य के कैबिनेट मंत्री सौरभ पटेल उदवाड़ा में आयोजित पारसी समुदाय के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। शुक्रवार को वलसाड़ पहुंचे गुजरात राज्य के कैबिनेट मंत्री सौरभ पटेल ने उदवाड़ा में आयोजित पारसी समुदाय के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बता दें कि वलसाड़ के सुप्रसिद्ध तीथल बीच को और भी समृद्ध और सुविधाओं से सज्ज बनाने का आदेश सौरभ पटेल द्वारा दिया गया है। हाल ही में सरकार की ओर से वलसाड़ जिले को 10 करोड़ रुपए की राशि तीथल बीच को विकसित करने के लिए दी गई है। इस दौरान संसद विधायक एवं पालिका प्रमुख की उपस्थिति में सौरभ पटेल के हाथों इस कार्य की नींव रखी गई। इस मुलाकात के चलते खास तौर पर तीथल बीच को कैसे विकसित किया जाए उसी विषय पर चर्चा की गई। सौरभ पटेल के मुताबिक आने वाले दिनों में पीपीपी लेवल से यह कार्य किया जाएगा, जिससे तीथल बीच पर वाटर स्पोर्ट के अलावा दूर दूर से आने वाले सैलानियों के लिए तोरण रिसोर्ट में रहने के लिए भी खास बातचीत की गई। साथ ही वलसाड़ को दमन से जोड़ता कोस्टल हाईवे जो पारडी और अतुल के बीच में है, उस पर भी कार्य आगे बढ़ाए जाने का भरोसा दिलाया गया। कुल मिलाकर सौरभ पटेल की यह मुलाकात नई दिशा और आधुनिक दिशा पर निर्धारित
की गई थी। તિથલ બીચ વલસાડથી સૌથી નજીક અને ટુરિઝમ ડિપાર્ટમેન્ટે અહીંયા બધી સુવિધા આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. 10 કરોડ રૂપિયા કલેક્ટરને આપી દીધા છે અને આવતા દિવસમાં આ બીચ ઉપર વધારે સુવિધા મળે એ પ્રમાણે જિલ્લા લેવલ દ્વારા કામ કરવામાં આવશે. ટુરિઝમ ડિપાર્ટમેન્ટની જે જગ્યા છે ત્યાં પારદર્શક રીતથી ટેન્ડર બહાર પાડી પીપીપી મોડ ઉપર અહીંયા હોટેલની વ્યવસ્થા કઈ રીતે થાય અને લોકો બીચની નજીક કઈ રીતે રહી શકે. જોડે જોડે એક નાનું કન્વેન્શન હોલ જેવું બી થાય કે જેથી આજુબાજુના ઉદ્યોગકારો એમની અહીંયા મીટિંગ કરવા માટે આવવું હોય તો કઈ રીતે ઝડપથી આવી શકે એ બધું આયોજન કરીશું. सिलवासा की लायंस इंग्लिश स्कूल में आरएसएस के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य इंद्रेश कुमार की उपस्थिति में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर कार्यक्रम आयोजित किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का हिस्सा बनते हुए सिलवासा की लायंस इंग्लिश स्कूल ने कई सराहनीय कार्य किए हैं. इसी उपलक्ष्य में शुक्रवार को भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य इंद्रेश कुमार की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें इंद्रेश कुमार के अलावा स्कूल के चेयरमैन फतेह सिंह चौहान, सांसद नटू पटेल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिग्विजय सिंह परमार, पूर्व सांसद सीताराम गवली, डॉक्टर छीतू चौहान, राकेश चौहान समेत अन्य अग्रणी खास मौजूद थे. ऐसे में तमाम उपस्थितों के हाथों द्वीप प्रज्वलित कर एवं सभी का पुष्पों से स्वागत कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई. इस दौरान स्कूली छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक नृत्यों के माध्यम से उपस्थितों को मंत्रमुग्ध कर दिया. मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीने रथ पे सवार. मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी. जिसके बाद उपस्थित महानुभावों ने अपने अपने संबोधन के जरिए नारी सम्मान के प्रति सभी को जागरूक करने का प्रयास किया. इस सभागार में बैठे सभी की ओर से अटल जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना देता हूं. जैसे कि आज हम हमारे आदरणीय इंद्रेश जी के हाथों से एक मशीन का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन. हमारी बेटियों को ये नैपकिन 1 रुपये में हम मुहैया करा पाएंगे. ये छोटी सी बात है. साथ साथ जो नैपकिन्स यूटिलाइज हुए होते हैं उसे किस तरह से नाश करना चाहिए, तो उसे डिस्कार्ड करने की भी एक मशीन हम इस स्कूल में लागू कर रहे हैं. मैं चाहता हूँ एक अच्छी शुरुआत है और मैं सभी संस्थाओं को आग्रह करूंगा कि ऐसी योजनाएं अपने स्कूलों में भी लागू हो. मैं स्कूल के परिसर में आया तो मुझे लगा कि स्वच्छता का वास है, बच्चों में अनुशासन है, अध्यापक अध्यापिकाओं के अंदर इच्छा है कुछ करना चाहिए. वहीं इस मौके पर स्कूल में उपलब्ध किए गए सैनिटरी नैपकिन मशीन का भी इंद्रेश कुमार के हाथों विधिवत उद्घाटन किया गया. अंत में प्रतिभाशाली छात्राओं एवं अन्यों को महानुभावों के हाथों सम्मानित भी किया गया. जहां इस कार्यक्रम के उपरांत पत्रकार परिषद का भी आयोजन किया गया था, जिसमें इंद्रेश कुमार ने पत्रकारों से रूबरू होकर महिलाओं की सुरक्षा एवं नारी सशक्तिकरण के साथ साथ उनको सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने और सक्षम बनाने के विषय पर जानकारियां दी. नारी का सम्मान करते हैं तो देवता बनते हैं, नारी का अपमान और अत्याचार करते हैं तो राक्षस हो जाते हैं. इससे बचने के लिए मैंने 4 लाइनों का मंत्र, पंक्तियों का मंत्र आज कहा. पहला, बेटी का जन्म और जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे. दूसरा,
घर पर नारी पर अत्याचार नहीं करेंगे। तीसरा, दहेज नहीं मांगेंगे। चौथा, मृत्यु पर अगर मुखाग्नि नारी ने दी तो स्वर्ग की गारंटी है। इन 4 मंत्र के द्वारा और समाज संकल्पित होकर आगे बढ़े तो मुझे लगता है कि जो नारी पर घरेलू हिंसा, तलाक, नशे में अपराध और उसका अवैध संतान के रूप में उसके बेटी जन्मना या कुछ संतान होना, भ्रूण हत्या, बलात्कार, ऐसे सारे जो अपराध और राक्षस है, इनसे मुक्ति का ये एक बहुत बड़ा मंत्र है। और मुझे पूरा विश्वास है कि दादरा नगर हवेली इस मंत्र को उच्चारण करेगी। केवल दादरा नगर हवेली नहीं बल्कि पूरे भारत और विश्व को इस स्थान से, सिलवासा से ये संदेश देगी, अब नारी का अपमान और अत्याचार नहीं, नारी का सम्मान और सुरक्षा और उसकी शिक्षा और उसके संस्कारों के द्वारा भारत और विश्व की पूरी मानव जाति शिक्षित और संस्कारित होगी और इस राक्षसों से वो मुक्त हो सकेगी। दादरा नगर हवेली प्रदेश भाजपा द्वारा शुक्रवार के दिन पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जहां इस परिषद के माध्यम से आगामी नगरपालिका चुनाव के लिए भाजपा की ओर से सर्वसम्मति से राकेश सिंह चौहान को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं इस चुनाव में पार्टी का हर नेता एवं कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर जीत के लिए कार्य करेगा, ऐसा भरोसा भी पार्टी ने दिलाया है। मित्र राकेश सिंह चौहान नगरपालिका अध्यक्ष पद उम्मीदवार तरीके અમે ઘોષિત કરીએ છીએ અને સાથે સાથે આવનાર નગરપાલિકાના ઇલેક્શનમાં ભારતીય जनता પાર્ટીના દરેક કાર્યકર્તા અને દરેક લીડર कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ में आने वाला जो चुनाव है उसके अंदर हम साथ में रह के काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ में लेकर चलेंगी और सबका राय लेंगी। जहाँ जहाँ भी जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम पूरे टीम बना के उसको सॉल्व करेंगे और सब जगह पे सब जितना भी काम बाकी है सब हम करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हमने ऐसा सोचा है कि राकेश भाई का एक मेयर का उम्मीदवार का हमने डिक्लेयर किया है माननीय अध्यक्ष जी ने, और राकेश भाई को मैं बधाई भी देना चाहूँगा। ये ऐसा है कि देखिए, एक यूथ और जितने भी युवा हैं, युवाओं को एक अच्छा जोश भी आएगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जितने हमारे 15 के 15 वार्ड वो हमारे अच्छे उम्मीदवार को हम टिकट देंगे और स्मार्ट सिटी, मैं तो बोलता हूँ नगर पालिका ने पूरी दादरा नगर हवेली एक स्मार्ट सिटी बने। हम लोग एक अच्छा प्लानिंग करेंगे, सालों सालों तक चले और मास्टर प्लानिंग बनाएंगे। और देखिए, पानी की जो समस्या है, जो मेट्रो सिटी में कितनी भी बड़ी सिटी है लेकिन पानी की समस्या मतलब नहीं रहती है, पानी मिलता रहता है। तो इसी टाइप का प्लानिंग होगा, एक मास्टर प्लानिंग करेंगे और अच्छा एक शहर का विकास करेंगे। पिछले 10 साल से जो सिलवासा की हालत है सबके सामने है। आज हमारे पास एक वेजिटेबल मार्केट नहीं है, हमारे पास पानी की सुविधा नहीं है, हर घर में बिजली नहीं है, हर घर में शौचालय नहीं है। क्या है क्लीन सिलवासा की बात करने वाले लोग, उनको पूछिए ना। अभी जहाँ तक प्रधानमंत्री जी ने हमारे 100 शहर में सिलवासा को स्मार्ट सिटी दिया है, तो हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए, ऐसे विजन वाले लोग चाहिए कि सही में सिलवासा को स्मार्ट बना सके। और सिलवासा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हमें स्मार्ट नेतृत्व चाहिए, और मैं समझता हूँ राकेश के अंदर वो क्षमता है। पूरी उम्मीद रखते हैं युवाओं को साथ लेके, सबको साथ लेके इसका। आइए अब यूटी न्यूज इंडिया में देश विदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर। नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रूस से लौटते हुए अचानक लिया गया पाकिस्तान यात्रा का निर्णय।
प्रधानमंत्री मोदी के अचानक किए गए पाकिस्तान यात्रा को भले ही दोनों देशों के साथ पूरी दुनिया में सराहा जा रहा हो, लेकिन मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हासिफ सईद बौखला गए हैं। उसने पीएम मोदी के पाकिस्तान दौरे और वहां हुए उनके स्वागत की आलोचना की है। उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि पाकिस्तान के दुश्मन का ऐसा स्वागत क्यों हुआ। जानकारों के मुताबिक आतंकी हासिफ सईद भारत और पाकिस्तान के बीच आए गर्मजोशों को पचा नहीं पा रहे हैं। वहीं सैयद द्वारा मोदी के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा गया, यह वही मोदी है जिसने कुछ दिनों पहले बांग्लादेश जाकर पाक को तोड़ने का ऐलान किया और अब यह शख्स पाकिस्तान में आतंक फैलाने और जहर फैलाने के लिए कोई मौका नहीं जाने देता। बता दें कि मोदी की अचानक यात्रा ने पाकिस्तान की आम जनता का दिल दुखाया है। बीती रात करीबन 3 मिनट तक दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात तकरीबन 12:45 से 12:55 के बीच कई दफा यह झटके महसूस हुए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सीमा पर था। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.5 मापी गई है। बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली है, जबकि दिल्ली में किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। दिल्ली एनसीआर सहित चंडीगढ़, जयपुर और कश्मीर के अलावा पाकिस्तान के शहर लाहौर और इस्लामाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए जाने की सूचना है। भारत में सबसे तेज झटके भारत प्रशासित कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में लोगों ने महसूस किए। चीन में प्रदूषण से निपटने के लिए उठाया गया बड़ा कदम। बता दें कि करीबन 17,000 फैक्ट्रियां करवाई गई बंद। चीन में शनिवार को करीबन 17,000 फैक्ट्रियां बंद कर दी गई हैं। वहीं करीबन 28,600 फैक्ट्रियों का स्थायी रूप से संचालन बंद करने का आदेश दिया गया है, ताकि लगातार हवा में घुल रहे जहर को कुछ हद तक रोका जा सके। यह आदेश चीन के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिया गया, यह कहते हुए कि सभी फैक्ट्रियां तय सीमा से ज्यादा प्रदूषण फैला रही हैं। रात तकरीबन 12:30 बजे से 1 बजे के बीच कई दफा ये झटके महसूस हुए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सीमा पर था। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.5 मापी गई है। बता दें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली है, जबकि दिल्ली में किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। दिल्ली एनसीआर सहित चंडीगढ़, जयपुर और कश्मीर के अलावा पाकिस्तान के शहर लाहौर और इस्लामाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए जाने की सूचना है। भारत में सबसे तेज झटके भारत प्रशासित कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में लोगों ने महसूस किए। फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। यूटी न्यूज स्पेशल में आज हम आपको कांग्रेस सचिव अश्विन शेखरी के साथ हमारे संवाददाता की हुई बातचीत से रूबरू करवाएंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव अश्विन सीकरी जी इस समय दमन में हैं और खास रूप से बातचीत करने के लिए हमारे यूटी न्यूज़ के साथ हैं। अश्विन सीकरी साहब, दमन में आपका मैं स्वागत करता हूं। यूटी न्यूज़ की तरफ से आप यहां पर आए हैं, संगठन में जान फूंकने आए हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो समर्थक हैं, उनमें उत्साह भरने आए हैं। किस नज़रिए से आप अपने इस दौरे को देख रहे हैं? देखिए, दमन में हमारे मिस्टर केतन हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उनकी टीम बहुत स्ट्रांग है। वो सालों से वो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और दमन की कांग्रेस बहुत स्ट्रांग है। आज भी जो इलेक्शन हुए हैं यहाँ पे जिला परिषद के, उसमें जो अध्यक्ष कांग्रेस की सपोर्ट से बना है और वाइस प्रेसिडेंट है, जो वो वाइस चेयरपर्सन, वो कांग्रेस की जीती हुई महिला लीडर हैं। तो ये सब लोग इकट्ठे होकर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस का बहुत जमीनी सदर पे बहुत अच्छा आधार है। मैं ये जानना चाहूँगा कि कांग्रेस की विचारधारा भाजपा की विचारधारा में कितना अंतर है, जैसा कि सिस्टम, संगठन और सत्ता का संचालन। अगर कहा जाए तो इसका भरपूर पालन कांग्रेस में कहीं ना कहीं नजर आता है। सिस्टम मतलब कि कांग्रेस में कार्य करने की जो एक पद्धति है वो सिस्टम के अनुरूप होती है। संगठन, कांग्रेस में संगठन की विचारधाराओं को प्राथमिकता दिया जाता है और साथ ही साथ सत्ता का संचालन। जब अगर आपके पास सत्ता होती है तो आप किसी के ऊपर अटैक गलत तरीके से नहीं करते हैं, सत्ता का दुरुपयोग नहीं करते हैं। बट अगर देखा जाए तो इस पद्धति को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने हाथों से मिसयूज कर रही है। आपका क्या कहना है इस इशू पे? पांडे जी, ऐसा है, आपने 2 सवाल किए, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जो सैद्धांतिक डिफरेंस है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म के नाम पे राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी का जो बेसिक फाउंडेशन है
वो सेकुलरिज्म है। कांग्रेस पार्टी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक समान, और वो सैद्धांतिक तौर पे कांग्रेस पार्टी जो है वो सेकुलरिज्म पर बेस करती है और सभी को एक साथ लेके चलती है। ये तो सैद्धांतिक डिफरेंस। और बीजेपी की जब अभी सरकार बनी है हिंदुस्तान में, पहले गुजरात वगैरह में हम देखते थे, क्योंकि गुजरात का मैं प्रभारी भी हूँ, हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है। जो राजीव गांधी जी थे, उन्होंने एक कानून बनाया था कि पावर जो है, सत्ता जो है, वो डिसेंट्रलाइज की जाए। वो उन्होंने कानून बनाया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, कि पंचायत को, जिला परिषद को, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को और जो शहर की जो लोकल बॉडीज हैं उनको चुने हुए नुमाइंदों को सत्ता दी जाए। और उन्होंने विकेंद्रीकरण जो किया, दिल्ली से पावर स्टेट्स को, स्टेट से पावर लोकल बॉडी को दी, ताकि जो लाखों लीडर्स जो ज़मीन पे जुड़े हुए हैं वो ही फैसला करें, इकोनॉमिक्स पे फैसला करें, आर्थिक फैसले करें और डेवलपमेंट की बात करें। जब भारतीय जनता पार्टी वो सत्ता का जो सेंट्रलाइजेशन कर रही है, उन्होंने जो रूल्स बना दिए, जो उन्होंने पद्धति उठाई है, पावर सारी वो नीचे से लेके ऊपर को चल रही है। और ऊपर से भी हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे एक ही बंदे का कंट्रोल, वन मैन आर्मी बन रही है। सारा कंट्रोल वो प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में रखा हुआ है। यहाँ तक कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स के जो पीए भी लगने हैं वो उसकी मर्जी के बिना नहीं लगते हैं। तो इसका मतलब सत्ता का जो विकेंद्रीकरण था उसको पॉलिसी को रिवर्स किया। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस हम में और बीजेपी में है। 2 अक्टूबर के रोज आपके कांग्रेस प्रदेश प्रमुख केतन पटेल ने दमन दीव और दानहा को मिनी असेंबली का दर्जा दिलाने हैं तो काफी बड़ा संघर्ष किया था 5 साल पूर्व। तब केंद्र में आपकी सरकार थी और इस पर किसी भी प्रकार की रजामंदी और सहमति नहीं बन पाई है। आप लोग आए हैं, आपके नॉलेज में कल प्रेस वार्ता में भी कुछ लोगों ने इस बात को डाला है। तो क्या माना जाए कि अगर 2019 में आप पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सत्तासीन होते हैं तो यह सपना केतन पटेल का साकार कर देंगे? केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी 2019 में, तो हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबसे पहले दमन के लिए तोहफा लेकर आएंगे कि यहाँ पे मिनी असेंबली बने, ताकि यहाँ के लोगों को भी अपना डेमोक्रेटिक तरीके से चलाने के लिए स्मॉल जो असेंबली, जो विधानसभा बनाई जाए। गुजरात में चुनाव हुए थे जिसमें जिला परिषद, पंचायत समिति और लोकल गवर्नमेंट चुनाव हुए शहरों में। बिल्कुल हैरत अंगेज रिजल्ट आए। पहले वहाँ पे जो जिला परिषद के 31 में से सिर्फ एक जिला परिषद, जिला पंचायत जिसको कांग्रेस पार्टी के पास। इस बार जो रिजल्ट आए हैं तो 31 में से 25 जो हैं तो कांग्रेस पार्टी के आए। और इसमें जो प्रधानमंत्री का जिला है वो भी साफ कांग्रेस जीत गई। जो अमित शाह जी का जिला है वो भी जीत गई। अडवाणी जी का जिला जीत गई। जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर, मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं, उनका जिला भी कांग्रेस पार्टी जीत गई। बिल्कुल सफाया हुआ। और ये देखो हैरानी की बात है, ये नहीं कि 2-4 सीटों से जीते हैं। अगर 35 सीटें हैं जिला में तो 35 में से 32 कांग्रेस जीते हैं। अगर 27 है तो 27 में से 24 कांग्रेस जीते हैं। तो मतलब इस तरह का जनादेश आया है कि पूरा गुजरात जो है जैसे वो बदला लेना चाहता है कि भी इन्होंने हमें धोखा दिया, हिंदुस्तान में जाके प्राइम मिनिस्टर बने और गुजरात का कोई भला नहीं किया, तो जनता सारी उनको भला चाहती है। शुक्रिया। यह है अश्विन सीकरी जी, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं। उन्होंने हमारे यूटी न्यूज़ से बात करते हुए न कि कांग्रेस की उपलब्धियों को गिनाया, बल्कि नरेंद्र मोदी पर कई आरोप भी मढ़े। और उन्होंने कहा कि 2019 में केंद्र में कांग्रेस पार्टी सत्तासीन होगी और दमन दीव दानहा को मिनी असेंबली का हर हाल में दर्जा दिया जाएगा। कैमरामैन प्रकाश के साथ संतोष पांडे, यूटी न्यूज़ दमन। समाचार समाप्त करने से पहले फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सिलवासा में तारपा महोत्सव 2015 का किया गया भव्य शुभारंभ। सिलवासा के टोकरखाना में एक साथ 3 फ्लैटों में हुई चोरी। और कांग्रेस सचिव अश्विन शेखरी के साथ यूटी न्यूज़ की विशेष रिपोर्ट। फिलहाल यूटी न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।